हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक अपने वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक यूट्यूब चैनल पे जो है आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कितने इसेंशियल होते हैं किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ओटी फील्ड से, नर्सिंग फील्ड से अगर कंसर्न रखते हो तो आप इनके इम्पोर्टेंस से भली भांति परिचित होगे। आप जानते होगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इक्विपमेंट जो है कितना वाइटल हो सकता है, उसका रोल, और उसके रोल को कोई जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं बोलूँ कि किसी भी सर्जरी में जो निडल होल्डर का रोल है वो हम किसी भी सीजर से रिप्लेस कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये बोलूँ कि सीजर का रोल जो है किसी फोर्सेप्स से हम रिप्लेस कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, हर एक इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट का अपना ही इम्पोर्टेंस है और उसे हमें जानना चाहिए। साथ में हमारे कई दोस्तों का ये सवाल था कि सर, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे सर्जिकल साइड, हम कैसे उन इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉल करें, कैसे याद करें। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉल करने का, याद करने का तरीका ये वीडियो नहीं हो सकता। ये एक माध्यम है कि आपको जो है उनको रिकॉल कराया जाए, है ना। आप याद कैसे करोगे, आप रिमेम्बर कैसे करोगे, तो जब भी आप फ्रंट लाइन पे जो खड़े होके प्रैक्टिस करोगे। कैसे? जैसे आप किसी भी सर्जन को असिस्ट करते हो, किसी भी केस में असिस्ट करते हो, तो उधर जो है आपको बतलाया जाता है कि सर्जन के द्वारा डिमांड किया जाता है कि अब जो है हमें आप क्या दो, सीजर दो, अब हमें आप फोर्सेप प्रोवाइड करो, अब हमें आप नीडल होल्डर प्रोवाइड करो। तो ऐसे आपका जो नर्वस सिस्टम है उसे इजी तरीके से रिकॉल कर लेता है, इजी तरीके से आपको चीजें याद हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि सर मैं तो फ्रेशर स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ना जॉब है और ना ही मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आपके सीखने के लिए ये ज़रूर ये वीडियो हो सकता है, या ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं। आप सीखने के लिए, रिकॉल करने के लिए इजीली उसे जो है देख के रिकॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो, आइदर एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेनर, है ना, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्क्रब नर्स होती हैं, स्क्रब नर्स के साथ आप खड़े हो, है ना, एज अ सेकेंड नर्स। और आप जो है उनसे डिमांड करो कि आप जो है आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी जो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उस समय आप हर एक इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेक्शन वाइज सजाया जाता है आप जरूर देखें दोस्तों। वहां से देखने के बाद ही आपको एक आइडिया जनरेट होता है कि आप कैसे कल ट्रॉली प्रिपेयर करोगे। देखो, अपना फील्ड जो है वो स्किल ओरिएंटेड है। स्किल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आप जितना देखोगे उतना सीखोगे। मान लो कोई लेमैन है, लेमैन भी अगर सर्जिकल साइड खड़ा होता है या एनेस्थीसिया के साइड खड़ा होता है तो कैसे ड्रग प्रिपेयर करना है 10 दिन में वो देख के सीख सकता है। लेकिन एक लेमैन में और एक डिग्री होल्डर में क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो ये डिफरेंस है कि क्वालिटी वर्क, है ना। आप कैसे भी इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करके रख दिए, आप कैसे भी ड्रग प्रिपेयर करके रख लिए, इससे आपका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है। आपका इंपॉर्टेंस पता चलता है कि जो भी चीजें आपने की उसके पीछे का कॉज, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे के जो अप्लाइड साइंसेज हैं, अप्लाइड फिजिक्स है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे किसी भी सर्जरी में, है ना, हम ये बोल रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट का हर एक सेक्शन बनाए। आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता है, डॉक्टर जब भी डिमांड करेंगे हम क्या करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट उठा के दे देंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता है। नहीं दोस्तों, हड़बड़ में गड़बड़, है ना। एक कहावत कही जाती है कि जल्दीबाजी में ही गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और अपना जो सर्जिकल और एनेस्थीसिया का जो फील्ड है, या मेडिकल फील्ड ही बहुत प्रिसाइजली वर्क करता है, बहुत ही डेडिकेशन से वर्क करता है। तो किसी तरह का मिस हैपनिंग ना हो, किसी तरह का कोई इंसिडेंस ना खड़ा हो, इसके लिए जो है आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। स्किल्ड के साथ साथ रिलेटिव नॉलेज भी आपके पास होना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत बातें हुई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट में जो है क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट के बीच के डिफरेंस को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या है? तो ये डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजर के लिए, डिटेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए और एनालाइज द सबस्टांसेस और प्रोसेस इन द लैब। लैब के अलावा ये सर्जरी में भी जो है उतना ही यूजफुल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि सीजर है, मैं बोलूँ फोर्सेप है ना, मैं बोलूँ नीडल होल्डर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सर्जिकल साइट पे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी है ना, डायरेक्टली ये अप्लाइड होते हैं, डायरेक्टली इनका इंटरवेंशन होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज और भी दे रखा है कि मेजर और डिटेक्ट, है ना। अब मैं किसी इक्विपमेंट की बात करूं, मैं ब्रीदिंग सर्किट की बात करूं, ठीक है दोस्तों। ब्रीदिंग सर्किट क्या है? पेशेंट के माउथ के आगे ही आके वो खत्म हो गया। ठीक है, वहां से आगे का उसका रोल नहीं है। ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल माइक्रोस्कोप, पीएच मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज। लेकिन असली एग्जांपल जो क्या है, आप जो अपने फील्ड से हो, ओटी के फील्ड से हो या नर्सिंग फील्ड से हो, तो आपके जो निडल होल्डर हो गया, जो आपका सीजर हो गया, है ना, कोई फोर्सेप हो गया, कोई रिट्रैक्टर हो गया। ठीक है, इक्विपमेंट क्या है? तो ये टूल या मशीन है जो यूज किया जाता है परफॉर्म टास्क, प्रिपेयर मटेरियल एंड मेंटेन लैब ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, इंक्यूबेटर, है ना, लेमिनार कैबिनेट, है ना, ब्रीदिंग सर्किट, है ना। नेक्स्ट है, आज जिन आइटम्स का हम जिक्र करने वाले हैं वो है कर्व ऑन फ्लैट सीजर, है ना। सीजर, मायो टाइप सीजर के बारे में जिक्र करेंगे, मेटजेनबम सीजर्स के बारे में जिक्र करेंगे, निडल होल्डर के बारे में जिक्र करेंगे, मस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप या मस्क्यूटो कर्व आर्टरी फोर्सेप, इंटेस्टाइनल क्लैंप, डेजर्डेंस, कोलेडोकोलीथॉटमी फोर्सेप और रेंडल रेनल कैलकुलस फोर्सेप। अब दोस्तों मैं आपको ये जो भी मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बतलाया कि मैं आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखा दूं कि ये देखो दोस्तों, ये सुंदर सुंदर फोटो हमने लगा रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, देखो और याद कर लो। तो आप जिंदगी में कभी नहीं याद कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ये कोलेडोकोलिथॉटमी, है ना, ये जो प्रोसीजर होते हैं, रीनल कैलकुलस, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। फिर उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके बारे में आपको खुद ब खुद थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट जो ये है इंस्ट्रूमेंट है वो है कर्व ऑन फ्लैट सीजर, मायो टाइप। ठीक है, तो कह रहा है कि मायो सीजर्स मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम। देखो मैक्सिमम जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो आपके स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं या टाइटेनियम से बने होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बनने का पर्पस क्या है कि एक तो हार्डनेस, मजबूती जो है इसकी, है ना, और दूसरा कि इनको जो है स्टरलाइज करना बहुत इजी हो जाता है और लंबे समय तक हम इसको जो है यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील वंस बीइंग मार्कली चीपर देन टाइटेनियम वंस। टाइटेनियम महंगा है स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, और दे मे ऑल्सो बी अवेलेबल इन स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा लॉन्ग सीजर एंड टिपिकली मेजर बिटवीन 150 मिलीमीटर या 6 इंच या फिर 170 मिलीमीटर या 6.5 इंच जो है इनका लेंथ होता है। अब टाइप ऑफ मायो सीजर की बात करें, है ना, तो स्ट्रेट एंड इनकर्बलेट variety of मायो सीजर exist, each of which is particularly suited to a specific surgical include veterinary and pediatric surgery application और मायो सीजर
मायो सीजर हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रेट ब्लेडेड मायो सीजर, और तीसरा हो गया कर्व ब्लेडेड मायो सीजर। तो मायो सीजर क्या है, तो सेमी ब्लंट एंड होता है, ठीक है, हाफली जो है उसका एंड जो होता है वो ब्लंट होता है, और फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम most other surgical seizures. Metzenbaum seizures are, however, similar in that the end are same on the both seizure half, but its handle are longer and its middle section is slightly narrower. नेक्स्ट है स्ट्रेट ब्लेड मायोसीजर की बात करें तो ये डिजाइन होते हैं कटिंग द बॉडी टिश्यू को कट करने के लिए ये डिजाइन होते हैं नियर द सरफेस ऑफ वाउंड, जो भी घाव के नियरर जो बॉडी टिश्यूज लगे होते हैं अलाइंड होते हैं उनको कट करने के लिए जो है स्ट्रेट ब्लेडेड मायोसीजर का हम उपयोग करते हैं। अब कह रहा है स्ट्रेट ब्लेडेड मायोसीजर आर आल्सो यूज फॉर कटिंग सूचर्स, और स्ट्रेट ब्लेड मायोसीजर्स का ही यूज होता है सूचर के कटिंग के लिए, ठीक है, आपने देखा भी होगा दोस्तों। और नेक्स्ट है दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज सूचर सीजर, उन्हें सूचर सीजर भी हम कहते हैं। मैं अगले दिन कभी आपको ये बनाऊंगा जो शॉर्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा तो उसमें दोस्तों मैं नीडल होल्डर और स्ट्रेट जो आपका मायोसीजर है वो मैं उसका जो वीडियो जो है मैं ऐड कर दूंगा, है ना। नॉर्मल फोटो नहीं, मैं आपके पास आपके लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, है मेरे पास रखा हुआ है, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग क्या करते थे सूचरिंग का प्रैक्टिस करते थे, है ना। हमें ये लगता था कि ये सारे काम हमें ही करने हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो क्लासिफाई हुई और हमें जो है वो पता चला कि नहीं, हम सपोर्टिंग स्टाफ हैं और हमें भी कई बार इमरजेंसी प्रोसीजर्स में ये सारी चीजें जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आपको वो स्किल आना चाहिए कि सूचर नॉर्मल जो सूचरिंग है वो कैसे करते हैं, सूचरिंग के क्या टाइप्स हैं, है ना, सूचर मटेरियल क्या होते हैं, कहाँ कौन सा जो है मटेरियल हम यूज करेंगे सूचर के लिए, सूचर को कब हम कट करेंगे, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो उसको हम इस पे एक वीडियो छोटा मोटा हुआ है पहले, लेकिन हम लोग फ्रेश वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल कर्व ब्लेड मायोसीजर हम देखते हैं। तो कह रहा है कि ये डीपर पिनिट्रेशन के लिए अलाउ होगा, डीपर पिनिट्रेशन के लिए जो है वो अलाउ होगा, और वाउंड इनटू द वाउंड देन द टाइप ऑफ स्ट्रेट ब्लेड इट इज यूज्ड टू कट थिक टिश्यूज सच एज दोज फाउंड इन यूटेरस या मसल्स या फिर ब्रेस्ट या फिर फुट। मायोसिजर्स यूज्ड फॉर डायसेक्शन आर प्लेस्ड इन टिश्यू विथ द टिप्स क्लोज्ड। तो कह रहा है कि जो स्ट्रेट ब्लेड हमने पढ़ा दोस्तों, स्ट्रेट ब्लेड में हमारा क्या था कि जो कोई वाउंड है, जो कोई घाव है, उसके आसपास के टिश्यूज को, जो सरफेस पे होंगे टिश्यूज, सरफेस पे मतलब आसपास, जिनको हम इजिली जो है एसेस कर सकते हैं, और डीप मतलब गहरा, गहरा मतलब जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं उन पर हमें अप्रोच करना है, तो उसके लिए हमें कर्व ब्लेडेड मायोसीजर की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे मेडजेनबम सीजर्स की। तो मेडजेनबम सीजर आर सर्जिकल सीजर डिजाइन टू कटिंग डेलिकेटेड टिश्यू एंड ब्लंट डायसेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये डायग्राम मेडजेनबम सीजर का है, ठीक है। नेक्स्ट है द सीजर कम इन वेरिएबल लेंथ एंड हैव रिलेटिवली हाई सैंक टू ब्लेड रेशियो, है ना, हाई सैंक टू ब्लेड रेशियो, ये दोस्तों आपका सैंक हो गया, ये आपका ब्लेड रेशियो हो गया, ठीक है। यहाँ पे मायो सीजर भी लगा हुआ है, आयरिस सीजर भी लगा हुआ है, और डायसेक्शन सीजर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, मैंने कारण बतला दिया, और मे हैव टंगस्टन कार्बाइड कटिंग सरफेस इंसर्टेड। The blades can be curved or straight, and the tip are usually blunt. This is most commonly type of seizure used
इट ऑर्गन रिलेटेड ऑपरेशंस। कोई भी ऑर्गन रिलेटेड ऑपरेशन है उसमें जो हम इसको यूज करते हैं मेडजेनबम सीजर को। और इसका जो टिप होता है, टिप जो होता है दोस्तों वो ब्लंट होता है। ठीक है, घर में आपने सीजर देखा होगा अक्सर। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर में जो है कपड़े सिलाई बुनाई के लिए यूज करते हैं सीजर। तो उसमें भी जो देखिएगा उसका टिप शार्प होता है और किसी किसी का टिप जो है ब्लंट होता है। तो हर एक सीजर का अपना क्वालिटी है, लेकिन ये सीजर जो है वो हम घरों में यूज करते हैं, है ना। और ये सीजर क्लासीफाई होते हैं, महंगे होते हैं, है ना। दोस्तों मैं एक चीज बतलाना चाहता हूँ, एक होता है वर्ड इंस्ट्रूमेंट इचिंग। इंस्ट्रूमेंट इचिंग, ये इंस्ट्रूमेंट इचिंग क्या होता है आप हमें कमेंट में भी बतला सकते हो। मैं अगले पेज में हो सकता है आपको बतलाऊं। इंस्ट्रूमेंट इचिंग या बतला ही देता हूँ चलिए। इंस्ट्रूमेंट इचिंग क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट की खुजली नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट इचिंग का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइज पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में जो है ना, टैटू टाइप का जो है वो कुछ कुछ लिखवा देते हैं। जैसे हमने गायनी ओटी लिखवा दिया किसी इंस्ट्रूमेंट पे, हमने जो है वो जनरल सर्जिकल ओटी लिखवा दिया, हमने ईएनटी ओटी लिखवा दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इचिंग, है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ना कुछ लिखा गया है यहाँ पे, है ना, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंट इचिंग, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है नीडल होल्डर दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीडल होल्डर तो कर नीडल होल्डर ऑल्सो कॉल्ड नीडल ड्राइवर और नीडल फोर्सेप। ठीक है, तो आप इसका रोल जान सकते हो दोस्तों कि बिना इसके हेल्प के आप नीडल को जो है अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, है ना। और वो अप्रोप्रिएट लेंथ भी आपको नहीं मिल पाएगा, वो अप्रोप्रिएट फोर्स भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कह रहा है इट इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ हीमोस्टेट। हीमोस्टेट क्या होता है? स्टेट जनरली वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वेसल में, वेसल पे अप्लाई किए जाते हैं ब्लड को बंद करने के लिए, है ना, वेस या ब्लड वेसल्स को जो है क्लॉट करने के लिए, ठीक है, उसे रोकने के लिए। यूज्ड बाय डॉक्टर एंड सर्जन टू होल्ड एंड पुश द सुचरिंग नीडल when performing wound closure, ligation and other surgical procedure that required re-anastomosis। तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? तो जो भी हमारे इंड आर्टरीज होती हैं, है ना, जो भी हमारी इंड आर्टरी, अब इंड आर्टरी क्या होता है? तो इंड आर्टरी होता है कि वहां के बाद उस ब्लड वेसल्स का कोई सप्लाई या टारगेटेड ऑर्गन जो उसके सप्लाई पे नहीं है, तो उनको क्या करना, री एनास्टोमोस करना, मतलब क्लोज करना, है ना। नेक्स्ट है मस्क्यूटो या कर्व आर्टरी फोर्सेप। तो मस्क्यूटो फोर्सेप आर वाइडली यूज इन माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स, है ना, माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स। क्योंकि ये देखो दोस्तों, ये बहुत ही छोटे और पतले जो हैं वो फोर्सेप होते हैं और कर्व होते हैं। दीज आर कर्व मस्क्यूटो फोर्सेप आर यूज obstruct blood flow in smaller blood vessels with minimal damage, है ना। इसमें ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई शार्पनेस नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ दोस्तों डायग्राम। जैसे ये एक कर्व हो गया और इसी से निकला हुआ ये कर्व हो गया, और इस पे कुछ ऐसे धारियां सी बनी होती हैं जो साफ नहीं होती, है ना। और इनको जो है लॉक किया जा सकता है, इन दोनों की मदद से क्या किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। तो दिस कर्व मस्क्यूटो फोर्सेप्स आर used to obstruct blood flow in smaller blood vessels with minimal damage. They are also ideal to be used with delicate tissue
और कर्व डिजाइन प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द इनकैपेसिटिंग स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है अच्छे से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस। उसके बाद इंटेस्टाइनल क्लैंप, तो दोस्तों इसके नाम में ही है क्या, क्लैंप, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल क्लैंप जो होता है मल्टीपर्पस इसका यूज होता है, एक नहीं। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और कॉमनली जो यूज होता है इसका, तो ग्रैस्प करते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स को एज वेल एज सिक्योर ब्लीडर्स ड्यूरिंग सर्जरी। जो भी ब्लड वेसल ब्लीड कर रहा है उसको इस इंटेस्टाइनल क्लैंप से हम क्लैंप कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग सिस्टम है। एक बार ये अप्लाई करके और इंटरलॉक कर दिया, फिर ये हम अगर ना भी होल्ड करें तो ये अपने जगह पे वो आर्टरी को जो है वो ब्लॉक किया रहेगा। It is often used to grip intestinal wall during complex general surgical procedure as well as gynecological और cardiovascular surgeries में भी इसका यूज होता है। तो आपने देखा इंटेस्टाइनल क्लैंप है तो इंटेस्टाइनल सर्जरी में भी यूज हो रहा है। दूसरा नेक्स्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट है डिसजॉर्डेंस कोलिडोकोलिथोटमी फोर्सेप्स। तो नाम इसका बहुत बड़ा है लेकिन इसको समझेंगे। तो इसका यूज क्या होता है, तो प्राइमरली असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग कोलिडोकोलिथोटमी। तो जब किसी को गॉल स्टोन हो, है ना, सिस्टेक्टोमी जब हम प्लान करते हैं तब इसका जो है यूज हमें पड़ता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये है ना, बीच में होल है और एक तरह से राउंड बॉडी है। हेल्प इन ग्रेस्पिंग, क्या करता है, ग्रेस्प करता है और ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग गॉल स्टोन फ्रॉम बाइल डक्ट्स। जो बाइल डक्ट्स होते हैं उनमें गॉल स्टोन को होल्ड करता है। एड्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ गॉल स्टोन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। इसका नाम भी है डिसजॉर्डेंस गॉल स्टोन फोर्सेप्स। नेक्स्ट है रेंडल रीनल कैलकुलस फोर्सेप्स। तो रीनल स्टोन में इसका यूज जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेंडल किडनी स्टोन फोर्सेप्स दूसरा नाम है इसका। डायग्राम आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत सिमिलर है हल्का सा, लेकिन ज्यादा कर्व है। यूज्ड टू होल्ड the deep tissue into the body cavity during surgical procedure. This surgical forceps feature a stand-up pattern that is highly suitable for stone removal. Rendell kidney forceps 9 1/4 with quarter curve is designed to hold the deep tissue into body cavity. ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप जो मैंने शुरुआत में आपको समझाई वो बातें आप समझोगे और अपने जीवन में जो है एक नया सुधार करोगे। चीज़ों को देखना, पढ़ना, सीखना आप जारी रखोगे और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे। अपने दोस्तों से भी बोलोगे कि हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को देखें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।